नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो बाहरी दखलंदाजी से एकदम आजाद थी, जहां जंगल ही घर था और जमीन जमीन ही पहचान थी। आज हम लोग इसी दुनिया की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दीकू मतलब बाहरी लोगों के आने से ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। देखिए, ये जो चैप्टर है, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। यूपीएससी हो या बीपीएससी, इस टॉपिक से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में बस एक शब्द घूमता है, दीकू। सवाल यह है कि आखिर ये दीकू थे कौन, और इससे भी ज्यादा जरूरी, आदिवासी समाज उन्हें अपनी दुनिया के लिए, अपनी पहचान के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मानता था। पता है, अगर हम इस एक सवाल का जवाब ढूंढ लें तो हम उस पूरे संघर्ष की जड़ तक पहुंच जाएंगे जिसने भारत के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, हम इन 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आदिवासी लोग जीते कैसे थे, फिर जानेंगे कि अंग्रेजों के आने से आखिर बदला क्या। इसके बाद हम बिरसा मुंडा के विद्रोह की आग को समझेंगे, उनके स्वर्ण युग के सपने को देखेंगे और आखिर में इस पूरे आंदोलन की विरासत क्या रही, इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब अंग्रेजों का कोई दखल नहीं था। एक बात सबसे पहले समझना जरूरी है कि आदिवासी समाज को एक जैसा नहीं था। ऐसा नहीं कि सब एक ही तरह से रहते थे, नहीं, ये तो अनगिनत संस्कृतियों और जीने के अलग अलग तरीकों का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। मतलब जबरदस्त विविधता थी इनमें। और इन सब अलग अलग समुदायों के बीच एक शब्द कॉमन था, एक ऐसा शब्द जो उनके सारे दुखों का, सारी परेशानियों का प्रतीक बन गया, और वो शब्द था दीकू। अब ये दीकू कोई भी हो सकता था, सूदखोर साहूकार, लालची व्यापारी या फिर खुद अंग्रेज शासक। जो भी बाहरी था वो दीकू था, और उन्हीं को वो अपनी हर मुसीबत की जड़ मानते थे। उनकी दुनिया वाकई में कई रंगों में बटी हुई थी। जैसे कुछ समुदाय झूम खेती करते थे, मतलब एक जगह जंगल साफ किया, खेती की और फिर जमीन को वापस ठीक होने के लिए छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ तो पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर थे, शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना, बस यही उनका जीवन था। वहीं कुछ और समुदाय जानवरों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक ही जगह बसकर पक्की खेती करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब है, हर किसी का अपना अलग तरीका था। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये उस गहरे रिश्ते की कहानी कहती है, आदिवासियों का जंगल के साथ जो रिश्ता था। यहाँ डुंगरिया गंध समुदाय की महिलाएं हैं जो जंगल से पत्ते इकट्ठा कर रही हैं। इनसे वो प्लेट्स यानी पत्तले बनाएंगी। आप सोचिए, उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी या फल नहीं था, वो तो उनका जीवन था। खाना, घर, पहचान, सब कुछ तो उन्हें जंगल से ही मिलता था। अच्छा, अब ये जूम खेती को थोड़ा और समझते हैं। मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में इसे बेवड़ भी कहते हैं। ये तरीका ना प्रकृति के साथ मिलके काम करने जैसा था। जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ किया, वहां खेती की, फिर जब जमीन की ताकत थोड़ी कम हो जाती तो उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता ताकि जंगल वापस उग सके। मतलब ये एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीका था जिससे जमीन कभी बंजर नहीं होती थी। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालते हैं। इससे साफ पता चलता है कि आदिवासी समुदाय भारत के किसी एक कोने में नहीं बल्कि कोने कोने में फैले हुए थे। आप देखिए, पूरब में संथाल हैं तो मध्य भारत में गोंड और भील। और ये तो बस कुछ नाम हैं। हर समुदाय का अपना एक रिच इतिहास था, अपनी अलग संस्कृति थी। यही तो भारत की असली विविधता है। और फिर इस शांत अपनी धुन में चल रही दुनिया में एक बाहरी ताकत आई, ब्रिटिश शासन। और यहीं से वो टकराव शुरू हुआ जिसने आदिवासियों की पूरी दुनिया को, उनकी परंपराओं को जड़ से हिलाकर रख दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये जो कंपैरिजन है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। अंग्रेजों के आने से पहले सोचिए, आदिवासी मुखिया अपने इलाके के राजा होते थे। उनकी अपनी पुलिस थी, अपने कानून थे, पूरी इकोनॉमिक पावर थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन आया, सब कुछ पलट गया। इन मुखियाओं से उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छीन ली गई। अब वो बस अंग्रेजों के बनाए कानून को लागू करने वाली कठपुतलियां बनकर रह गए थे। और ऐसा क्यों किया गया? सीधी सी बात है, सारा कंट्रोल अंग्रेज अपने हाथ में चाहते थे। यहां असल में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव हो रहा था। देखिए, अंग्रेजों की सोच एकदम सेट थी, हर चीज कंट्रोल में हो, व्यवस्थित हो। उनके लिए एक जगह बसा हुआ किसान मतलब आसान एडमिनिस्ट्रेशन और टाइम पर टैक्स। लेकिन ये जो घूम घूम कर जीने वाले आदिवासी समूह थे,
वो उनके सिस्टम में कहीं फिट ही नहीं बैठते थे। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई चौकोर चीज को गोल छेद में फिट करने की कोशिश करे। और इस टकराव में घी का काम किया अंग्रेजों की इंडस्ट्रियल जरूरत ने। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और भारत में वो तेजी से रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब इन पटरियों के लिए क्या चाहिए? लाखों लकड़ी के स्लीपर्स। और ये कीमती लकड़ी कहाँ से आएगी? जवाब साफ था, आदिवासियों के घर से, यानी जंगलों से। ये जो रेलवे लाइनों के नीचे लकड़ी के मोटे मोटे तख्ते बिछाए जाते हैं, उन्हीं को स्लीपर कहते हैं। और इन्हीं स्लीपरों की जबरदस्त डिमांड थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने जंगलों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब था आदिवासियों की जिंदगी पर सीधा हमला। इसके बाद जो हुआ वो एक धीमी पर बहुत ही विनाशकारी प्रक्रिया थी। अंग्रेज एक के बाद एक नए वन कानून लाते गए। पहला कदम, उन्होंने जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। दूसरा कदम, झूम खेती जैसे पारंपरिक तरीकों पर बैन लगा दिया। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, उन्होंने आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए, जहां आदिवासियों का घुसना तक मना था। मतलब एक झटके में आदिवासियों को उनके अपने ही घर में अजनबी बना दिया गया। तो जब अन्याय और शोषण की ये आग चारों तरफ फैल रही थी, तो इसी आग से एक चिंगारी निकली, एक ऐसी चिंगारी जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। और उस चिंगारी का नाम था बिरसा मुंडा। तो चलिए अब बिरसा और उनके उस शक्तिशाली आंदोलन की कहानी को जानते हैं। ये है बिरसा मुंडा। छोटा नागपुर के जंगलों में ही पले बढ़े। बिरसा ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे दीकुओं और मिशनरियों के हाथों उनके लोगों का शोषण हो रहा है। कहते हैं उनकी बातों में इतनी सच्चाई और ताकत थी कि लोगों को उनमें एक मसीहा, एक बचाने वाला दिखने लगा। लोग ये तक मानने लगे थे कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं जो उनकी सारी मुश्किलें दूर कर देंगी। ये विश्वास असल में उनकी गहरी हताशा और एक उम्मीद की किरण का प्रतीक था। ये टाइमलाइन बिरसा की छोटी सी लेकिन तूफानी जिंदगी को दिखाती है। देखिए, 1895 में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि चलो अपने गौरवशाली अतीत को वापस लाते हैं। ये बात अंग्रेजों को इतनी खतरनाक लगी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद वो रुके नहीं, बल्कि उनका संघर्ष और भी तेज हो गया। पर अफसोस 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में हैजे से उनकी मौत हो गई और उनके बिना ये आंदोलन बिखर गया। लेकिन पता है, इस आंदोलन को जो बात सबसे खास बनाती है, वो सिर्फ इसका विद्रोह नहीं है, बल्कि इसके पीछे का सपना है। ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी। नहीं, ये एक खोए हुए स्वर्ण युग, एक सतयुग को वापस लाने का एक बहुत शक्तिशाली सपना था। बिरसा ने लोगों को एक ऐसे सतयुग की याद दिलाई, एक ऐसा समय जब मुंडा लोग ईमानदारी से सम्मान से जीते थे, जब उनका प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता था। अब आप खुद सोचिए, जो लोग अपनी जमीन, अपनी आज़ादी, सब कुछ खो चुके हों, उनके लिए यह सपना कितना पावरफुल रहा होगा। इसी एक सपने ने हजारों लोगों में एक नई जान फूंक दी थी। तो कैसा था ये स्वर्ण युग का सपना? इसमें दिकुओं के लिए कोई जगह नहीं थी। लोग अपनी जमीन पर खुद खेती करते, झरने और नदियों पर बांध बनाते, पेड़ पौधे लगाते और आत्मनिर्भर बनते। ये एक ऐसी दुनिया का सपना था जिसमें मिशनरी, साहूकार, हिंदू जमींदार या ब्रिटिश सरकार, किसी भी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल ना हो, पूरी तरह आज़ादी। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। बिरसा मुंडा का ये जो महान विद्रोह था, जिसे उलगुलान भी कहते हैं, मतलब महान हलचल, इसका आखिर नतीजा क्या हुआ और आने वाले समय के लिए इसने क्या विरासत छोड़ी? हाँ, ये सच है कि बिरसा की मौत के साथ आंदोलन तो थम गया, लेकिन उसकी गूंज हमेशा के लिए रह गई। ये बेकार नहीं गया। इसने दो बातें एकदम साफ कर दी। पहली कि आदिवासी समुदाय अब अन्याय चुपचाप नहीं सहेगा, और दूसरी, इसने ब्रिटिश सरकार को एक जोरदार संदेश दिया कि उन्हें अपनी नीतियों के बारे में फिर से सोचना होगा। इस आंदोलन ने बदलाव के लिए एक मजबूत दबाव बनाया। और यहीं पर इस आंदोलन की सबसे ठोस, सबसे स्थायी विरासत सामने आती है। ये वो पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। इस कानून ने दीकुओं के लिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल बना दिया। इसने ये पक्का किया कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को आसानी से बेची या ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ये बिरसा के संघर्ष की एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। बिरसा मुंडा का संघर्ष किस लिए था? जल, जंगल, जमीन और पहचान के लिए। आज 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। जब हम डेवलपमेंट, पर्यावरण और विस्थापन की बातें सुनते हैं, तो क्या हमें नहीं लगता कि बिरसा मुंडा का वह संघर्ष आज भी जिंदा है? शायद उसने बस अपना रूप बदल लिया है।
इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में नहीं बल्कि अपने आज में ही खोजना होगा। तो 19वीं सदी का भारत आदिवासी समुदायों के लिए ये एक बहुत बड़े बदलाव, एक उथल-पुथल का दौर था। चलिए इस पूरी कहानी को एक ऐसे दूरदर्शी नेता की आंखों से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा नेता जिसने खोए हुए सुनहरे दौर को वापस लाने का सपना देखा था। तो बात है 1895 की। बिरसा मुंडा नाम का एक व्यक्ति सामने आता है और छोटा नागपुर के आदिवासी लोगों को मतलब अपनी बातों से मोह लेता है। लोग मानने लगे थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। और वो वादा क्या कर रहा था? एक स्वर्ण युग में वापसी का। गुलामी से पूरी तरह आजाद एक ऐसा युग जिसकी लोग बस कल्पना ही कर सकते थे। तो आखिर ये स्वर्णीय युग था क्या जिसके बारे में बिरसा बात कर रहे थे? कैसी थी ये खोई हुई दुनिया? देखिए, उनकी कल्पना में ये एक आदर्श अतीत था। एक ऐसा समय जब उनके लोग यानी मुंडा पूरी तरह सद्भाव से रहते थे, अपनी ही जमीन पर खेती करते थे और बाहरी लोगों के जुल्म से मतलब बिल्कुल आजाद थे। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि क्या खो गया था, पहले ये देखना होगा कि इस सारी उथल-पुथल से पहले आदिवासी समुदाय आखिर रहते कैसे थे। देखिए, औपनिवेशिक शासन से पहले ना पूरे भारत में आदिवासियों का जीवन जंगल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। मतलब उनकी पूरी संस्कृति, उनकी पहचान, सब कुछ जंगल पर ही निर्भर था और वो अपना जीवन मुख्य रूप से 4 तरीकों से जीते थे। तो सबसे पहले कई लोग झूम काश्तकार थे। अब ये जो झूम खेती है, ये जंगल के साथ तालमेल बिठाकर खेती करने का एक बहुत ही अनोखा और टिकाऊ तरीका है। इसमें होता क्या था कि जंगल के एक हिस्से को साफ किया जाता, वहां की वनस्पति को जलाया जाता, जिससे पोटाश वाली राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती और फिर कुछ साल वहां खेती की जाती। इसके बाद वो एक नई जगह चले जाते और पुरानी जमीन को कुदरती तौर पर फिर से हरा भरा होने के लिए छोड़ देते थे। मतलब ये तरीका जंगल के माहौल के लिए एकदम सही था। इससे प्रकृति को खुद को ठीक करने और फिर से उपजाऊ बनने का पूरा समय मिल जाता था और जंगल हमेशा जिंदा रहता था। फिर आते हैं दूसरे लोग, शिकारी और संग्राहक, जैसे उड़ीसा के खोंड समुदाय। इनका तो पूरा जीवन ही शिकार करने और जंगल से चीजें इकट्ठा करने पर चलता था। इसमें फल और जड़ों से लेकर कुसुम और पलाश जैसे कीमती फूल तक सब कुछ शामिल था, जिनका इस्तेमाल पता किस लिए होता था? कपड़े और चमड़े को रंगने के लिए। तीसरा तरीका था पशुपालन का। कई समुदाय पशुपालक थे जो मौसम के साथ साथ अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जैसे पंजाब के वन गुज्जर अपने मवेशियों के साथ, या कुल्लू के गद्दी अपनी भेड़ों के साथ, और कश्मीर के बकरवाल अपनी बकरियों के साथ। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ही इनकी जिंदगी थी। और आखिर में चौथा तरीका था एक ही जगह बसकर खेती करने का। गोंड और संथाल जैसे कुछ समूह थे जो एक जगह टिककर साल दर साल एक ही खेत पर खेती करते थे। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश अधिकारियों को ना यही तरीका दूसरों के मुकाबले ज्यादा सभ्य लगता था। लेकिन ये पूरी दुनिया, ये जीने का तरीका अब पूरी तरह से बदलने वाला था। क्यों? बाहरी लोगों के आने की वजह से, जिन्हें आदिवासी अपनी भाषा में कहते थे दीकू, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब था दुश्मन। तो सवाल उठता है कि आखिर ये दीकू थे कौन? ये कौन बाहरी लोग थे जो इतनी नाराजगी और दुख की वजह बन रहे थे? देखिए, ये कोई एक समूह नहीं था। ये वो व्यापारी और महाजन थे जो आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाते थे। ये वो जमींदार थे जो उनकी जमीनें हड़प लेते थे। ये ईसाई मिशनरी थे जो उनकी संस्कृति की आलोचना करते थे। और इन सब के पीछे कौन था? ब्रिटिश सरकार, जिसकी नीतियां ही इस पूरे शोषण का आधार थीं। और इस बदलाव का सबसे पहला और सीधा असर पड़ा आदिवासी मुखियाओं पर। सोचिए, पहले उनके पास अपनी ताकत थी, अपने नियम कानून थे, लेकिन अब उनकी सारी प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गई। उन्हें अंग्रेजों के बनाए कानून मानने पर मजबूर कर दिया गया। नजराना देना पड़ता था। वो बस नाम के मुखिया रह गए थे जो अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर सकते थे। और फिर आए वो विनाशकारी वन कानून। अंग्रेजों ने जंगलों को, जो आदिवासी जीवन का केंद्र थे, सीधे सीधे राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। उन्होंने इमारती लकड़ी के लिए आरक्षित वन बना दिए और अचानक आदिवासियों को वहां रहने, झूम खेती करने या कुछ भी इकट्ठा करने से रोक दिया गया। वो फंस गए थे। बहुत से लोगों को इन नए वन गांव में अंग्रेजों के लिए सस्ते मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
आर्थिक शोषण तो मतलब अपनी चरम सीमा पर था। रेशम के व्यापार का ही उदाहरण ले लीजिए। व्यापारी जो थे वो संथाल काश्तकारों से रेशम के कोकून्स सिर्फ 3 या 4 रुपए में खरीदते थे और फिर बिचौलिए उन्हीं कोकून को बाजार में 20 रुपए तक में बेच देते थे। सीधा 5 गुना मुनाफा। सारा का सारा पैसा बिचौलियों की जेब में और काश्तकारों के हाथ में कुछ भी नहीं। तो उन्हें गरीबी में, हताशा में धकेल दिया गया था। लेकिन क्या आदिवासी समुदायों ने ये सब अन्याय चुपचाप सह लिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसका सामना किया। वो अपने हक के लिए लड़े और देखते ही देखते पूरे देश में विद्रोह की आग भड़क उठी। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, 1855 में संथालों ने विद्रोह किया, 1910 में बस्तर में, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। ये कोई 1-2 अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं। ये तो अपनी आज़ादी और सम्मान के लिए एक लंबा और लगातार चलने वाला संघर्ष था। और इन सभी विद्रोहों के बीच हम वापस आते हैं बिरसा मुंडा पर। उनका आंदोलन इनमें से सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक बना, जो आगे चलकर इस प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। बिरसा का लक्ष्य एकदम साफ और क्रांतिकारी था। वो सभी दीकुओं को, मिशनरियों, महाजनों, जमींदारों और हाँ, अंग्रेजों को भी बाहर निकालना चाहते थे। और मकसद क्या था? एक मुंडा राज स्थापित करना जिसके मुखिया वो खुद हों। जाहिर है, ब्रिटिश सरकार उनके राजनीतिक इरादों से घबरा गए और उन्होंने 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 साल तक वो जेल में रहे और फिर 1900 में हैजे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन भले ही उनका जीवन छोटा था और आंदोलन खत्म हो गया, उसका असर बहुत गहरा था। तो आखिर इस आंदोलन की विरासत क्या थी? देखिए, इसने 2 बहुत बड़ी और शक्तिशाली विरासतें छोड़ी। पहली, इसने सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जैसे कानून बनाने पर मजबूर किया, जिससे बाहरी लोगों के लिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो गया। और दूसरी, इसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आदिवासी लोगों में अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत और ताकत दोनों है। और इसीलिए बिरसा की कहानी और उनके जैसे अनगिनत आदिवासी विद्रोहियों की कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अन्याय के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना इतना ज़रूरी क्यों है? उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होना आखिर क्यों इतना ज़रूरी है?